नमस्कार बच्चों। आज हम विज्ञान का एक रोचक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। सजीव सृष्टि में अनुकूलन एवं वर्गीकरण। इस वीडियो में हम केवल पौधों में अनुकूलन को विस्तार से जानेंगे। हम समझेंगे कि किस तरह अलग-अलग स्थानों में रहने वाले पौधे अपने वातावरण के अनुसार अपने में परिवर्तन करते हैं ताकि वो उस वातावरण में आसानी से जीवित रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्या कमल के पौधे को हम रेगिस्तान में लगा सकते हैं? क्या नागफनी बर्फीली पहाड़ी में जीवित रह सकती है? और अगर चीड़ के पेड़ को तालाब में लगा दिया जाए तो क्या वह बढ़ पाएगा? शायद नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आखिर सभी पौधे हैं, फिर हर पौधा हर जगह क्यों नहीं उग सकता? इसका कारण है अनुकूलन, यानी हर पौधा अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपने में कुछ विशेष परिवर्तन कर लेता है और यही परिवर्तन उसे इस स्थान पर जीवित रहने में सहायता करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनुकूलन क्या है। अनुकूलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन। हम समझेंगे कि जलीय पौधों में अनुकूलन कैसे होता है, मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन कैसे होता है और जो पौधे हिम प्रदेश में पाए जाते हैं उनमें अनुकूलन कैसे होता है। अनुकूलन क्या है? जीव अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने शरीर की बनावट तथा कार्यों में जो विशेष परिवर्तन करते हैं उसे हम अनुकूलन कहते हैं। बच्चों, जब गर्मी होती है तो आप सभी सूती कपड़े पहनते हैं। जब ठंड होती है, वातावरण बहुत ठंडा होता है, तब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वातावरण के अनुसार स्वयं को बदलते हैं। ठीक उसी तरह से पौधे भी अपने वातावरण के अनुसार उस वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने में कुछ परिवर्तन लाते हैं और उसी परिवर्तन को हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन का मुख्य उद्देश्य है जीवित रहना। पौधे अलग-अलग तरह के होते हैं। कुछ पौधे पानी में उगते हैं, जैसे कमल, नीलकमल, जलकुंभी। इन पौधों को हम जलीय पौधे बोलते हैं। कुछ पौधे मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं। ये रेगिस्तान में उगते हैं, जैसे नागफनी, एलोवेरा। और कुछ पौधे बहुत ही ठंडी जगहों पे उगते हैं। इनको हम हिम प्रदेश के पौधे बोलते हैं, जैसे कि चीड़, देवदार। इस तरह के जो पौधे हैं उनको हम हिम प्रदेश के पौधे बोलते हैं। अब आप सोचिए कि क्या इन तीनों स्थानों की परिस्थितियां एक जैसी हैं? बिल्कुल नहीं। इन तीनों स्थानों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग-अलग है। कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर पानी की कमी है। कोई स्थान बहुत ज़्यादा ठंडा है और कोई स्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो क्या इन प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधे एक जैसे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका वातावरण अलग-अलग है, तो इनकी बनावट भी एक जैसी नहीं होगी, बल्कि अलग-अलग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं जलीय पौधों से। जलीय पौधों में अनुकूलन। जो पौधे जल में पाए जाते हैं उनकी पत्तियां बड़ी-बड़ी, चौड़ी एवं चपटी होती हैं। जलीय पौधों की पत्तियां बड़ी, चौड़ी और चपटी इसलिए होती हैं जिससे कि वो अधिक सूर्य प्रकाश प्राप्त कर पाएं। बच्चों बच्चों सोचिए कि अगर इनकी पत्तियां बड़ी नहीं होती, इनकी पत्तियां छोटी होती तो क्या होता? अगर इनकी पत्तियां छोटी-छोटी होती तो इन्हें सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता और यही कारण है कि जलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी और चपटी होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन पौधों की पत्तियों पर पानी टिकता नहीं है, पानी की बूंद टिकती नहीं है। इसका कारण है पत्तियों पर पाई जाने वाली मोमी परत, जिसको हम बोलते हैं वैक्सी कोटिंग। ये पानी को पत्तियों पर टिकने नहीं देती। अगर पानी पत्तियों पर टिकेगा तो पत्तियों पर पानी जमा हो जाएगा और सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा और जो पौधा है वो ठीक से भोजन नहीं बना पाएगा। यही कारण है कि जलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें मोमी परत होती है। तो ये तो हमने समझा पत्तियों के बारे में कि जलीय पौधों की जो पत्तियां होंगी वो चौड़ी होंगी, बड़ी होंगी, चपटी होंगी और उनमें मोमी परत होंगी। लेकिन
उनका तना कैसा होता है। जलीय पौधों का तना जो होता है वो वायु से भरा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं एयर फिल्ड स्टेम। इसमें एयर चैम्बर्स होते हैं जिनको हम वायु कक्ष बोलते हैं। इसमें वायु भरी होती है जो तने को तैरने में सहायता करती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हवा से भरी गेंद को आप पानी में डालते हैं तो वो गेंद पानी में डूबती नहीं है बल्कि पानी में तैरती है। और सोचिए कि अगर जलीय पौधों का तना इस तरह से नहीं होगा, मतलब अगर उसमें वायु नहीं भरी होगी तो क्या होगा। अगर वायु नहीं भरी होगी तो जो पौधा है वो पानी में डूब जाएगा या फिर उसका जो तना है वो गिर जाएगा। तो पानी में पौधे को अगर रहना है तो पौधे को पानी में तैरना होगा, और ये जो वायु से भरे तने होते हैं ये पौधे को पानी में तैरने में सहायता करते हैं। यही कारण है कि इन पौधों का जो तना होता है वो वायु से भरा होता है, हल्का होता है। इनकी जो जड़ें होती हैं वो मजबूत जड़ें होती हैं, इनमें भूमिगत तना होता है। आप सोचिए कि अगर इन पौधों की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो जब भी तेज हवा चलेगी या फिर तेज पानी का बहाव होगा तो पौधा उसी के साथ बह जाएगा। तो पौधे को मजबूती से पकड़ने के लिए मजबूत जड़ों का होना आवश्यक है। तो ये जो मजबूत जड़ें होती हैं ये पौधे को कीचड़ में मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, और जो भूमिगत तना होता है वो भोजन का भंडारण करता है। अब हम चलते हैं मरुस्थलीय पौधों की तरफ। मरुस्थल में आपको पता है कि चारों तरफ रेत ही रेत होती है, वहाँ का वातावरण बहुत ही गर्म होता है, वहाँ पर पानी की कमी होती है। इन परिस्थितियों में भी नागफनी और एलोवेरा जैसे पौधे उन क्षेत्रों में आसानी से बढ़ जाते हैं। ऐसा कैसे होता है ये हम समझते हैं। सबसे पहले तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो सामान्य नहीं होती। इनमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सामान्य पत्तियां होती हैं उनमें बहुत अधिक पानी वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलता है, और जब पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं तो उनका सतह क्षेत्रफल मीन्स सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसके कारण पानी की जो हानि है वो कम होती है। तो पत्तियां कांटों में इसलिए बदल जाती हैं क्योंकि उन्हें पानी की जो हानि है वो रोकनी होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें मोटा हरा तना होता है। अब क्योंकि इन पौधों में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं तो आप सोचेंगे कि अगर पत्तियां कांटों में बदल गई तो भोजन कौन बनाएगा। इसका उत्तर है तना। नागफनी का तना हरे रंग का होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, और यही जो तना है वो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। तो मरुस्थलीय पौधों में जो तना होता है वो पानी का भंडारण भी करता है और प्रकाश संश्लेषण करके भोजन भी बनाता है। इसके अलावा इसमें मोमी परत होती है, जैसे चित्र में आप देख सकते हैं एलोवेरा का प्लांट है और उसमें थिक वैक्सी क्यूटिकल है, मोमी परत है। ये जो परत है ये सुरक्षा कवच का काम करती है, क्योंकि रेगिस्तान में गर्म हवाएं चलती हैं, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही गर्म होता है। तो पौधों को सुरक्षित रखने के लिए ये परत होती है, और साथ ही साथ ये जो परत होती है ये पौधे से पानी के वाष्पीकरण को कम करती है। ये जो थिक वैक्सी क्यूटिकल है, ये जो मोमी परत है, ये इवेपोरेशन जो वाष्पीकरण होता है उसको कम करती है, रिड्यूस करती है। तो मोमी परत का जो मेन काम है वो है पौधे से पानी का वाष्पीकरण कम करना। इसके अलावा इन पौधों में गहरी जड़ें होती हैं, क्योंकि हमको पता है कि मरुस्थल में, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है। तो अगर गहरी जड़ें नहीं होंगी, सतही जड़ें होंगी, तो पौधों को पानी नहीं मिल पाएगा। तो नीचे बहुत गहराई में नमी होती है, पानी होता है, तो इनकी जो गहरी गहरी जड़ें होती हैं ये ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती हैं, और गहरी जड़ें ज़मीन के अंदर से पानी खोजकर पौधों तक पहुंचाती हैं। तो गहरी जो जड़ें हैं वो
जमीन की गहराई से पानी प्राप्त करती हैं और पौधों को पानी पहुंचाती हैं। अब हम आते हैं हिम प्रदेश के पौधों पर। हिम प्रदेश में पौधों का अनुकूलन कैसे होता है? हिम प्रदेश में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बर्फ़ पड़ती है, फिर भी वहाँ के जो पौधे हैं वो आसानी से जीवित रह पाते हैं। उसका कारण है सबसे पहले सुई जैसी पत्तियाँ। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही पतली पतली होती हैं, सुई जैसी होती हैं। इसका कारण ये है कि पत्तियाँ अगर सुई जैसी नहीं होंगी, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होंगी, तो उसमें जो है वो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा और पतली पत्तियाँ जो होती हैं उनका क्षेत्रफल कम होता है, इस कारण से पानी की हानि भी कम हो जाती है। उसके बाद यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनका आकार शंक्वाकार होता है, कॉनिकल शेप होता है। तो ये जो शेप है ये पौधों को बर्फ से बचाता है, क्योंकि बर्फ जो है वो इस शेप की वजह से आसानी से नीचे फिसल जाती है। आप सोचिए कि अगर हिम प्रदेशों के पौधों की पत्तियां सुई जैसी नहीं होंगी तो क्या होगा? सुई जैसी पत्तियां अगर नहीं होंगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा और हिम प्रदेश में भी पानी की कमी होती है, क्योंकि पानी जो होता है वो यहाँ पे बर्फ बन जाता है और ज़मीन अक्सर जमी हुई होती है, इसलिए पौधों को नया पानी आसानी से नहीं मिलता और पानी को बचाना आवश्यक होता है। तो इसीलिए पत्तियां सुई जैसी होती हैं। और शंक्वाकार आकार इसलिए होता है कि अगर शंक्वाकार आकार नहीं होगा, मान लीजिए कि पेड़ जो है वो सपाट होगा, तो बर्फ जो है वो उसकी शाखाओं पर जमा हो जाएगी और शाखाएं टूट जाएंगी। तो पौधों को बर्फ के भार से बचाने के लिए इनका जो आकार होता है वो शंक्वाकार आकार होता है, जिससे कि बर्फ आसानी से नीचे फिसल जाती है। इसके अलावा इनके जो तना होता है उसमें मोटी छाल होती है। ये जो मोटी छाल होती है ये पेड़ों को ठंड से बचाती हैं, ये सुरक्षा कवच का काम करती हैं। हमको मालूम है कि हिम प्रदेश में जो तापमान होता है वो 0 से भी नीचे होता है, तो तने के अंदर मौजूद पानी को जल्दी जमाने से बचाने के लिए भी ये छाल काम आती है। ये छाल जो है वो सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, पौधों को ठंड से बचाती है और तने के अंदर जो पानी है उसको जल्दी जमने से भी बचाती है। इसके अलावा इन प्रदेशों में जो वृक्ष पाए जाते हैं जैसे कि चीड़, देवदार, ये पतझड़ में भी अपनी सारी पत्तियां नहीं गिराते, इसीलिए हम इनको सदाबहार वृक्ष कहते हैं। ये जो वृक्ष हैं ये पूरे वर्ष प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते रहते हैं और कठोर ठंड में भी आसानी से जीवित रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि जो जलीय पौधे होते हैं, जो पौधे जल में पाए जाते हैं, उनकी पत्तियां चौड़ी एवं चपटी होती हैं, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश ले पाएँ। उनके जो तने होते हैं वो वायु से भरे होते हैं, जो कि उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। मजबूत जड़ें होती हैं जो उनको पानी के बहाव में बहने से बचाती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जिससे कि जो पानी की कमी है वो ना हो पाए। उनका जो तना है वो मोटा हरा होता है, जो कि भोजन बनाता है। उस मोटा हरा तना जो होता है वही प्रकाश संश्लेषण करता है, वही पौधों के लिए भोजन बनाता है। इनकी जो जड़ें हैं वो गहरी होती हैं, जो कि गहराई तक जाकर पानी खोजकर पौधों तक पहुंचाती हैं। हिम प्रदेश के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां सुई नुमा होती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम होता है, पानी की कमी नहीं हो पाती। शंक्वाकार वृक्ष होते हैं, उनका जो आकार होता है वो शंक्वाकार होता है, जिससे कि आसानी से बर्फ नीचे फिसल जाती है और इनकी जो छाल होती है वो मोटी होती है, जो इन पेड़ों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, इन्हें ठंड से बचाती है। तो अनुकूलन का जो मेन उद्देश्य है वो है जीवित रहना, भोजन बनाना, पानी बचाना और मौसम से सुरक्षा करना। तो
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि किस तरीके से अलग अलग पौधों में अनुकूलन होता है। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि ऊंट रेगिस्तान में कैसे जीवित रहता है? इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे प्राणियों में अनुकूलन। तब तक के लिए जिज्ञासा बनाए रखिए, विज्ञान सीखते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।